हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11th क्लास की फ़िज़िक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ ये चैप्टर चल रहा है। मैंने इसे उठाया है, ये आपका दूसरा या तीसरा चैप्टर है, शायद मेरे ख्याल से दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है। डायमेंशनल एनालिसिस दूसरा है और ये तीसरा चैप्टर है। तो ये चैप्टर में मैक्सिमम लेक्चर में ले चुका हूँ, मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। आज जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है उसे कवर करना है, उसे देखते हैं हम लोग। तो आइए देखें जो पार्ट बचा था वो क्या है, आइए देखा जाए। जो बचा हुआ पार्ट है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। पहला उसमें हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होती है तो क्या होता है? पहले हम समझे ग्रेविटी क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेविटी क्या होता है। जब हमारी कोई फिजिकल मोशन, कोई भी मोशन ग्रेविटी के अंतर्गत होती है, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में होती है, ग्रेविटी के अंतर्गत होती है, तो हम उस मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब अर्थ की जो आपका अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके रेस्पेक्ट में जो मोशन होती है वो आपका मोशन ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। इसमें जो एक्सेलरेशन लगता है, यानी कि त्वरण जो लगता है, वो है जी, स्मॉल जी, जिसका मान हो, जिसकी जनरल वैल्यू 9.8 ली जाती है, या कहीं कहीं 10 सवालों में इसको ज़्यादातर 10 ले लिया जाता है, या 9.8 इसकी जनरल वैल्यू है, जो हर जगह सही, हर जगह इक्वल नहीं रहती, अर्थ के हर जगह पर बदलती रहती है। तो ये देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ऐसी मोशन है जिसमें आपका जो है वो अर्थ है। ये अगर ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, अगर ये आपकी अर्थ है, अगर तो इसमें इसके रेस्पेक्ट में जो मोशन होती रहती है उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में मोशन क्या होती है? एक अर्थ से ऊपर की ओर और एक ऊपर से अर्थ की ओर, यानी अप टू डाउन, डाउन टू अप टू डाउन और डाउन टू अप। ये दो तरह के मोशन अर्थ के रेस्पेक्ट में हो सकते हैं। जैसे हम किसी बाल को ले लें, कोई गेंद ले लें, बॉल ले लें और उसे ऊपर की ओर फेंक दें, तो ये अर्थ के रेस्पेक्ट में फ्रॉम डाउन टू अप मोशन हुई। अब ऊपर से हम कुछ देर ऊपर से उस बाल को हम किसी छत से हम उस कोई बॉल ले लें और वो गिरा दें नीचे की ओर, तो ये डाउन टू अप टू डाउन मोशन हुई अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो दो तरह की मोशन अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ की ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में होती है, जिसे मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। तो उस केस में, फर्स्ट केस में, जब हम फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ऊपर की ओर, यानी कि डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप, डाउन टू अप या डाउन टू अप मोशन में आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा ए, वो -g हो जाएगा, क्योंकि हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जा रहे हैं। और जो आपकी डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, वो h हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी h हो जाएगी। तो आपके जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगे वो बनेंगे v = u - gt और s = ut - हाफ gt²। और तीसरा इक्वेशन बनेगा v² = u² - 2gh। ये बनेंगे आपके तीन इक्वेशन डाउन टू अप के फॉर्म में। डाउन टू अप का मतलब जब पृथ्वी से, अर्थ से कोई चीज़ ऊपर जाएगी
तो चूँकि एक्सीलरेशन वो तो पृथ्वी की अर्थ सरफेस की ओर लगता है और वो अर्थ सरफेस से ऊपर जा रही है, यानी मोशन जो है वो अपोजिट है अर्थ के सरफेस के, एक्सेलरेशन के अपोजिट है। तो इसलिए एक्सेलरेशन को माइनस ले लिया जाता है और डिस्टेंस को h ले लिया जाता है। तो मोशन ऑफ इक्वेशन ये आते हैं। और जब हम अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, तो उस केस में एक्सीलरेशन तो हमारा पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस s इक्वल टू h हो जाती है। तब हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं v इक्वल टू यू प्लस जी टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बनते हैं हमारे। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिज़िक्स है, आप इसे ज़रा ध्यान से समझें। अप टू डाउन मोशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव लगेगा, डाउन टू अप में सॉरी, और अप टू डाउन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर लगेगा। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा, वो लगेगा। जो आपका मोशन होगा वो दो तरह का होगा, एक नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर। तो उन्हीं दोनों केसेस को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, और इक्वेशन ऑफ मोशन उन दोनों केसेस में ये लगेंगे। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी आपको, आई होप सो। अब आइए आगे चलते हैं। आगे है फ्री फॉल। ये तो था मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर मोशन जो था वो ये था। अब फ्री फॉल, आइए समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है मुक्त पतन। इसका क्या मतलब होता है, आइए समझते हैं। जब आपके अर्थ सरफेस की ओर, जैसे ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, इसके सरफेस की ओर कोई चीज़ कुछ ऊंचाई से इसके सरफेस की ओर गिरती है, तो अगर इसका इनिशियल जो आपका वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, तो ये एक अर्थ के जो एक्सीलरेशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये भी है उसी केस में आता है। तो ये एक मोशन, ये अंडर एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ गिरेगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उस पर लगेगा, तो ये अर्थ के सरफेस की ओर गिरती हुई वस्तु होगी। जैसे कि मान लीजिए आप छत से कोई चीज़ नीचे गिराते हैं। अब अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नगण्य माने, एयर रेजिस्टेंस को ना माने, हम ये माने कि वो ना के बराबर है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो लगभग ना के बराबर है, तो फिर आपका एक्सीलरेशन जो है वो जी लगेगा। इसमें स्मॉल जी, यू ज़ीरो है, स्मॉल जी लगेगा नीचे की ओर। तो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन आपका इस केस में हो जाएंगे जो है वो v इक्वल टू जी टी, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये तीन इक्वेशन बनेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, इसलिए कहीं भी u का टर्म नहीं है। एक्सेलरेशन g ही लगेगा, क्योंकि अर्थ सरफेस की ओर वस्तु आपकी या जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है, आपके अर्थ सरफेस की ओर गिर रहा है, तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g ही लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, तो ये
इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए ये तीनों लगेंगे। अब कोई भी जो भी फिजिकल बॉडी होते हैं, फिजिकल पदार्थ होते हैं, वो अर्थ सरफेस की ओर जब गिरते हैं, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम नगण्य माना जाए, तो उनका मास कितना भी ज़्यादा हो वो हम देखते हैं कि वो एक ही एक्सीलरेशन से गिरते हैं। जैसे हम एक बुक गिरा दें या हाथी को गिरा दें या चींटी को गिरा दें नीचे की ओर, तो इस तरह से वो सभी, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेगलेक्ट कर लें, अगर एयर रेजिस्टेंस को माने कि नेगलेक्ट है, ना के बराबर है, तो हमारा जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा वो ये बनेगा। और आपका उन सभी वस्तुओं में जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा, जो त्वरण उत्पन्न होगा, वो एक समान होगा। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और बची हुई हैं, उन्हें देख लिया जाए। अगला है आपका, अब जैसे हाँ, आपका जो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = ut प्लस हाफ AT², और थर्ड इक्वेशन है v² = u² प्लस 2as। ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इनमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह लिया गया है कि अगर एट t = 0, जब टाइम 0 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ऐसा हमने एज्यूम करके निकाला है इसे। लेकिन अगर t = 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट s 0 ना हो के s = S0 हो या S0 हो, तो हम क्या करेंगे, उस केस में जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हम मॉडिफाई कर लेंगे कुछ इस तरह, S - S0 = ut प्लस हाफ AT² और v² = u² प्लस 2as - S0। ये तब मान रहे हैं हम जब t = 0 पर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 नहीं है। जस्ट मिनट, एवरीथिंग इज ओके। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 नहीं है बल्कि S0 है। कुछ डिस्प्लेसमेंट पहले ही आपका हो चुका है, अब उसके बाद की मोशन अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, t = 0 पर हम तब s = S0 मानेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे इस तरह। इसे नोट कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात हम निकालने चल रहे हैं, n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस, n सेकेंड में चली गई डिस्टेंस निकालने हम चल रहे हैं। अब nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इन nth सेकेंड, डिस्टेंस इन n सेकेंड, ये क्या होगी, डेल्टा S = होगी आपकी Sn - Sn-1, यानी कि n सेकेंड्स में जितनी डिस्टेंस चल चुकी है और n-1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस चल चुकी है, अगर उन दोनों को हम माइनस कर दें तो हमें डेल्टा Sn मिल जाएगा। डेल्टा Sn हमें मिल जाएगा, डेल्टा Sn या डेल्टा S कहें हम इसे, डेल्टा S कहना तो ज़्यादा बेटर होगा, ये हमें मिल जाएगा। अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से Sn = क्या होता है, ut प्लस हाफ AT², ये हम जानते हैं। t की जगह पे सॉरी n हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा, un हो जाएगा यहाँ
तो यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, टी की जगह पे एन हो जाएगा, एस एन के लिए जब हम निकाल रहे हैं, और एस एन माइनस वन की जगह पे क्या हो जाएगा, यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। डेल्टा एस इक्वल टू, अब वैल्यू रख दीजिए, तो u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए, फिर माइनस माइनस प्लस हाफ ए इंटू टू एन, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यू एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका u माइनस हाफ ए प्लस ए एन। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए ए एन को, ए यहाँ से हाफ ए कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 2n माइनस वन। कुछ किया नहीं है मैंने, इसमें से 2a कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर की ओर निकल आएगा। ये फॉर्मूला बना हमारा डेल्टा एस का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये है आपका फार्मूला, u प्लस हाफ ए 2n माइनस वन। आइए चलते हैं अब लास्ट टॉपिक की ओर। आज का लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ये निकालते हैं। आइए देखा जाए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। आभासी वेग जिसे हम हिंदी में आपेक्षिक वेग जिसे हम हिंदी में कहते हैं, आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होता है। आप जानते हैं कि मोशन एंड रेस्ट ये दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं, यानी कि मोशन और रेस्ट को हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि कोई चीज़ मोशन में है या रेस्ट पर है। इसको हम एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ही बताते हैं कि ये फलानी चीज़ हमारी मूव कर रही है या नहीं, मोशन कर रही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई इस डायरेक्शन में ऐसे ए पॉइंट से चला बी तक, बी की ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। मान लीजिए बी यहाँ पर है, यहाँ पर है बी, आपका ए से बी की ओर ये बंदा जा रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है पी। अब जब अगर ये बंदा पी जो है ये यहीं पे खड़ा रहेगा तो इसको लगेगा कि ये मूव कर रहा है, ये ए मूव कर रहा है बी की ओर। और अगर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसे लगेगा कि इसकी वेलोसिटी है होगी 5 मीटर पर सेकेंड इसे लगेगी। जैसे मान लीजिए पी खड़ा है और ए मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, तो
तो p को लगेगा कि a जो है वो b की ओर 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन अब अगर a भी चलने लगे 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से तो क्या होगा? अब p को a के बारे में क्या सूचना मिलेगी, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? अब p कहेगा कि a 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नहीं जा रहा है, बल्कि 5 - 3 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो आपकी घट जाएगी। डेल्टा v इक्वल टू 5 - 3 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से a जा रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से a जो है वो आपका p के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। लेकिन अगर p आपका रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगे तब क्या होगा? जैसे मान लीजिए अभी तक तो ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन अब ये रिवर्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी करने लगे तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी आपकी? ये हो जाएगी 5 + 2 मीटर पर सेकेंड ऐड हो जाएगी। यानी कि अब उसे लगेगा कि a जो है वो p के रेस्पेक्ट में 5 + 2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है। नई बात समझ में आ रही है? मैं समझाता हूँ। पहले केस में जो क्या था, ये a जो है p जो है खड़ा था और a मूव कर रहा था, तो p को लगा कि a 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फिर हमारा p a की ओर एक ही डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलने लगा, तो दोनों की वेलोसिटी को घटाने पर आएगा जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी हमारी। तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी 5 - 3 2 मीटर पर सेकेंड b को लगेगा कि a 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है। लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इनकी जो वेलोसिटीज़ होंगी वो जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये इसको और p को a जो है वो और तेज़ी से जाते हुए तेज़ी से दूर जाते हुए लगेगा। तो इस तरह से आपका ये p के रेस्पेक्ट में a की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 5 + 2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रिलेटिव वेलोसिटी की स्टोरी है, कहानी है। अब मोशन और रेस्ट जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, उनको हम एक दूसरे के बिना किसी रेफरेंस ऑफ फ्रेम के हम नहीं मेज़र कर सकते, बिना किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या सिस्टम ऑफ रेफरेंस के बिना मोशन और रेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए जो है रिलेटिव वेलोसिटी को भी इसी कॉन्सेप्ट पर डिफाइन किया जाता है। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है फिनिश आज का। तो आज के लेक्चर को मैं ही रोकता हूँ, कल नया टॉपिक लेके आऊँगा, नया लेक्चर, नया चैप्टर। तब तक के लिए गुड नाइट।